नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने तत्वमसी को समझने का प्रयास किया था। आज हम फिर से अपने जगत गुरु शंकराचार्य की तरफ चलेंगे। कहा जाता है कि शंकराचार्य 4 वर्षों तक अपने गुरु पद्मपाद के पास रहे और इन्हीं 4 वर्षों में वो शंकर से शंकराचार्य बने। शंकराचार्य की उपाधि ले लेने के बाद वो काशी अर्थात वाराणसी निकल पड़े। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वो काशी ही क्यों गए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। कहा जाता है कि शंकर ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों के क्या विचार हैं, उनकी कैसी भावनाएं हैं, वह क्या चाहते हैं, इस पर गहन अध्ययन किया था। जिस प्रकार पुत्र के रोगी हो जाने पर माता का हृदय छटपटाता तो है, उसको वेदना तो होती है, किंतु रोग क्या है, इसकी औषधि क्या है, यह वह नहीं जानती। उसी प्रकार चिकित्सक को रोगी के रोग का निदान और चिकित्सा का ज्ञान तो होता है, किंतु उसके मन में रोगी के प्रति न तो कोई प्रेम होता है और न ही हृदय में कोई संवेदना। वह तो निरीह और निरासक्त भाव से रोगी की चिकित्सा करता है। पर शंकराचार्य में अपने राष्ट्र और समाज के प्रति माता का स्नेह था, तो चतुर चिकित्सक की भांति शास्त्र का ज्ञान भी था। देश की दुर्दशा देखकर जब उनका हृदय रोया, तो वो हृदय शांत करने के लिए जो भी सामने आया वही करने को तैयार नहीं हुए। अभी तो उन्होंने एक तत्ववेत्ता की भांति इस दुर्दशा के कारणों को समझा, विषय की विवेचना की, रोग का निदान किया और फिर उस रोग की आवश्यक चिकित्सा की। शंकराचार्य ने देखा कि देश में लोग 2 मतों में बटे हुए हैं। पहले तो बौद्ध आदि मतों को मानने वाले लोग और दूसरे बौद्ध आदि मतों से संघर्ष करके सनातन को दोबारा स्थापित करने वाले लोग। उस समय पूरे देश में लोग देश की परिस्थिति का आकलन किए बिना ही कुछ न कुछ करते हुए केवल अपनी अपनी ढपली लेकर अपना अपना राग ही नहीं अलाप रहे थे, बल्कि अपना ही राग सुनाई दे वही मधुर है, ऐसा समझकर दूसरे का मुंह बंद करने में तथा उनकी ढपली फोड़ने में भी व्यर्थ अपनी शक्ति को गंवा रहे थे। भगवान बुद्ध से लेकर अब तक समाज में बने हुए संस्कारों की अवहेलना करके कुछ एकदम उल्टी गंगा बहाने का प्रयत्न करते हुए वैदिक युग लाने का स्वर्ण स्वप्न देख रहे थे, तो कुछ इन संस्कारों को ही वैदिक सर्वस्व समझकर गंगा में मिलने वाले गंदे नाले को ही गंगा समझकर उसी में डुबकी मारकर पुण्य प्रसाद लूटने के भ्रम में पड़कर खुद को ही धोखा दे रहे थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पहले तो दूसरे श्रेणी वालों को, जिनमें कि इस राष्ट्र के कल्याण की भावना है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए वैदिक धर्म को दोबारा स्थापित करने की कामना करते हैं, उनको एक मार्ग पर लाया जाए, उनको संगठित करके उनमें एक विचारधारा का निर्माण किया जाए। और इसके बाद आज भ्रम से जो अपनी प्राचीन परंपरा से टूटकर दूर जा गिरने के कारण अराष्ट्रीय वृत्तियों के शिकार बन गए हैं, उनकी अराष्ट्रीय वृत्ति दूर करके उनको अपने में मिलाया जाए। उनके कार्य की योजना बन चुकी थी, आंदोलन की रूपरेखा निश्चित थी। एक बार लक्ष्य और मार्ग निश्चित होने पर निष्ठापूर्वक लगन से कार्य करने वालों को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में समय नहीं लगता। उनकी जीवन की नौका फिर न तो शंका कुशंका के भंवर में गोता खाती है और न ही विरोधियों के उठाए हुए विरोध में डगमगाती है। ज्ञानमय श्रद्धा की पतवार उनको सभी उलझनों से बचाती है। साथियों, शंकराचार्य ने निश्चय किया कि पूरे भारत में आंदोलन करने से पूर्व उनके आंदोलन में उनका साथ देने वाले साथी तैयार करने होंगे। इसके लिए श्री काशी अर्थात वाराणसी क्षेत्र से अधिक अच्छा और कौन सा स्थान हो सकता था। काशी युग युग से भारत की सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत की आत्मा ही काशी में निवास करती है।
बड़े बड़े दिग्गज पंडितों का वहाँ सदा जमघट लगा रहता था। दूर दूर से विद्या अध्ययन के लिए विद्यार्थी यहाँ आते थे और गुरु के आश्रम में 12-12, 15-15 वर्ष रहकर अपने अपने घर को लौटते थे। कोई सुदूर दक्षिण से आता तो कोई उत्तर कश्मीर से, कोई थार मरुस्थल को पार करता हुआ सिंध क्षेत्र से आता तो कोई पूर्व से अनेक नदियों को लांघता हुआ काशी पहुंचता। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए ये लोग अपनी आयु के सीखने वाले वर्ष यहाँ बिताते। सब के सब एक ही गुरु के पास भाई भाई के समान रहते, साथ साथ उठते, बैठते, खेलते, खाते और सोते। यह प्रक्रिया 1-2 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 25 वर्ष की अवस्था तक चलती थी। फिर क्यों ना इनमें प्रेम निर्माण हो। ऐसे लोगों से भेदभाव भी भय खाता है। इसी परंपरा ने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्रीयता का जामा पहनाया था। उसको समान विचार, समान आचार, समान भावों के सूत्र में बांधा हुआ था। स्वामी शंकराचार्य के काल में यह परंपरा तो थी किंतु क्षीण हो चली थी और फिर वहां भी तो भिन्न भिन्न विचारों को स्थापित कर दिया गया था। हृदय से जैसा रक्त निकलेगा वैसा ही पूरे शरीर में प्रवाहित होगा। अतः उन्होंने सबसे पहले हृदय को ही शुद्ध करने का निश्चय किया। फिर तो शुद्ध रक्त सुगमता से चारों ओर धमनियों और सिराओं तक फैल सकेगा। हाँ, यदि सिराओं और धमनियों में गड़बड़ हो तो उसको भी सुधारना होगा। किंतु पहले तो हृदय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध रक्त धमनियों को जीवन देता है। श्री शंकराचार्य ने दोनों ही कार्य किए। काशी क्षेत्र पर अपने धर्म का सिक्का जमाया तथा वहां से आने जाने की परंपरा को भी मजबूत किया। शंकराचार्य ने अपने निश्चय के अनुसार भगवत गोविंद पाद के शिष्यों के साथ काशी में डेरा डाल दिया। अवश्य ही वहां बैठकर उन्होंने यह विचार किया होगा कि बिना सांस्कृतिक एकता के एक छत्र साम्राज्य के बिना राजनीतिक एकता टिकाऊ नहीं होती। राजनीतिक एकता के मूल में सांस्कृतिक एकता चाहिए। सांस्कृतिक एकता हुई तो फिर राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न करने वाले वीर जन्म ले सकते हैं। सांस्कृतिक एकता होते हुए राजनीतिक भिन्नताएं भी राष्ट्र का गला नहीं घोट सकती। उसके शरीर को चाहे कितना भी कमजोर क्यों न कर दें, परंतु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा यदि शरीर में है तो वह शरीर को स्वयं ही पोषित कर लेगी। यदि हम कभी बहते हुए नदी के पानी को देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे जलकण बहते रहते हैं। एक जलकण जब अपने स्थान को छोड़ता है तो दूसरा जलकण उसका स्थान ले लेता है। उस जलकण का अस्तित्व पहले के जलकणों से भिन्न है, किंतु उन जलकणों के जीवन में समानता है। उनके अंदर भी उसी प्रकार सागर में जा मिलने की आकांक्षा है। इसलिए काशी की गंगा और हरिद्वार की गंगा एक हैं। दोनों को कौन अलग कहेगा। कितनी है उनमें भिन्नता, फिर भी वे समान हैं। उनका स्रोत समान है, ध्येय समान है, पूर्ण प्रदायिनी तथा पाप को नाश करने की शक्ति समान है। यही है भेद में अभेद, भिन्नता में अभिन्नता, अनेकत्व में एकत्व, जिसको वे संसार को बताना चाहते थे। गंगा में उठने वाला भंवर और तरंगे सत्य नहीं हैं, वह तो हवा के परिणाम स्वरूप हैं। वे सत्य नहीं हैं, असत्य हैं। नित्य नहीं, अनित्य हैं। मिथ्या है, धोखा है, माया है। हाँ, नाविक को तो भंवरों से बचना ही पड़ता है। राष्ट्र का स्वरूप भी इन नदियों के समान हर पल बदलता और आगे बढ़ता रहता है। इस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करते हैं तो जैसे रुके हुए पानी में कीड़े पड़ने लगते हैं और रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं भी पतन के रास्ते पर चल पड़ती हैं। साथियों, शंकराचार्य चाहते थे सनातन भी उसी प्रकार प्रवाहित होता रहे, उसमें कहीं अवरोध न आए। परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, किंतु उन नाम रूपात्मक परिवर्तनों की ओट में हम अटल सत्य का, राष्ट्र की सच्ची आत्मा का दर्शन कर सकें। इसी इच्छा के साथ शंकराचार्य काशी पहुंचते हैं। इस प्रकरण में इतना ही। अगले प्रकरण में हम देखेंगे कि जब शंकराचार्य काशी पहुंचते हैं तो काशी में कौन कौन उनके शिष्य बनते हैं और किन किन से उनका शास्त्रार्थ होता है। तब तक के लिए नमस्कार।
वंदे मातरम।